Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on JD News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को लेकर। तो देखिए, आंध्र प्रदेश बन चुका है यहाँ पर सेकेंड स्टेट जिसने कास्ट बेस्ड सेंसस को कंडक्ट करवाया है। कब हम बात कर रहे हैं, देखिए इसके पहले बिहार में भी सेम इंसिडेंट हो चुका है जहाँ पर कास्ट बेस्ड सेंसस कंडक्ट करवाया गया था। देखिए इम्पॉर्टेंस क्यों है, 1931 के बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो एक कास्ट बेस्ड जो डेटा है 1931 के बाद से मिसिंग है। जो लास्ट पब्लिकली अवेलेबल डेटा था इंडिया में कास्ट का वो 1931 का सेंसस है, और जो इन्फॉर्मेशन है जिसे कलेक्ट किया गया था ड्यूरिंग 2011 वॉज नॉट रिलीज्ड, जिसकी वजह से बहुत सारी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, डिसीजंस होते हैं, उनको कंडक्ट करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जब बात करें वेलफेयर डिपार्टमेंट को लेकर तो इन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज किया था कि देखिए चाहे SC वेलफेयर की बात करें, ट्राइबल वेलफेयर की बात करें, माइनॉरिटी वेलफेयर की बात करें, विमेंस की बात करें, तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए जो एड्स यहाँ पर देनी है, जो पॉवर्टी ख़त्म करने के लिए यहाँ पर डिफरेंट कास्ट के हिसाब से गवर्नमेंट स्कीम देना चाहती है, सो इसको इफेक्टिव बनाने के लिए और ताकि डेवलपमेंट में किसी भी तरीके का हिंड्रेंस ना देखने मिले, इसको कंडक्ट करने के लिए आंध्र प्रदेश ने डिसाइड किया है कि वो यहाँ पर कास्ट बेस्ड सेंसस कंडक्ट करेगा। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन की बात करें अगर हम यहाँ पर और ऑब्जेक्टिव की बात करें कास्ट सेंसस की, तो देखिए आंध्र प्रदेश में बैकवर्ड क्लासेस का लगभग 50% आपको देखने मिलेगा विद वहीं 139 सब कास्ट इसकी देखने मिल जाती हैं। वहीं अगर हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो टोटल मिलाकर 19% इनका एक प्रपोर्शन देखने मिल जाता है, जो कि टोटल पॉपुलेशन का लगभग 5.6% देखने के लिए 19% एवं 5.6% देखने के लिए मिल जाते हैं। कास्ट बेस्ड सेंसस का मुख्य उद्देश्य क्लैरिटी ऑफ पॉपुलेशन प्रपोर्शन के बारे में जानकारी मिलना, ताकि जितनी भी स्पेशली अगर सब बैकवर्ड क्लासेस की बात करें या नोमैडिक ट्राइब्स की बात करें तो इनके बारे में जानकारी मिल सके। ये जो डेटा है ये क्रूशियल हो जाता है ताकि इंश्योर किया जा सके इंक्लूसिविटी ऑफ द बेनिफिशियरीज। जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, स्पेशली नवरत्न नालू जो कि यहाँ की एक बहुत ही फेमस स्कीम देखने के लिए मिलती है, ये जो डेटा है ये यहाँ पर मदद करेगा जितनी भी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं उनमें चेंजेस लाने में और नए तरीके के जितने भी रिफॉर्म्स हैं उनको कंडक्ट करने के लिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। कुछ चेंजेस हमें देखने हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के 150 साल यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। ओरिजिनली इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जब हम बात करते हैं IMD जो कि आज आपको मौसम के बारे में जानकारी देता है, प्रिडिक्शन करता है। जब हम शुरुआती दौर में इसकी बात करते हैं तो इसके इस्टेब्लिशमेंट के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य था, जो साउथ वेस्ट मानसून है कॉलोनियल टाइम में, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो कॉलोनियल एरा में साउथ वेस्ट मानसून के इस्टेब्लिशमेंट को, साउथ वेस्ट मानसून को स्टडी करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। आज की डेट में अगर हम बात करें तो IMD वाइड रेंज ऑफ वेदर फिनोमिनास के ऊपर काम करता है। रिसेंट स्टडी भी यहाँ पर काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंटल एंड वाटर यहाँ पर कंडक्ट की गई है, जो इंडिया में मॉनसून ट्रेंड्स के बारे में बता रहे हैं फ्रॉम 1982 टू 2022। इम्पॉर्टेंट समझिए, जब हम बात कर रहे हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तो तब हमारे पास कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा होना चाहिए। IMD को इस्टेब्लिश किया गया था 15 जनवरी 1875 को, और इसी के साथ जनवरी 20 में लगभग इसके 150 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अगर हम बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन द वर्ल्ड। IMD एक नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज ऑफ इंडिया की तरह यहाँ पर काम करता है, जिसका काम है कि ये यहाँ पर वेदर रिलेटेड फोरकास्ट प्रोवाइड करवाएगा, वार्निंग इशू करेगा और जितने भी मेट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है उनको पब्लिक तक पहुँचाने में काम करेगा। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जर्व करना, अंडरस्टैंड करना, फॉरकास्ट करना वेदर रिलेटेड या क्लाइमेट रिलेटेड फिनोमिना को इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में, ये यहाँ पर इनका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं जब बात आती है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की, चाहे एग्रीकल्चर प्लानिंग की बात हो, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हो, एविएशन की बात हो, शिपिंग की बात हो या दूसरे सेक्टर्स की बात हो। फंक्शंस देखें तो वेदर फोरकास्टिंग यहाँ पर करना, वेदर फोरकास्टिंग जितने अलग अलग क्षेत्र हैं भारत के उनके लिए काम करना,
टेम्परेचर से रिलेटेड, प्रेसिपिटेशन कैसा होगा, विंड पैटर्न क्या है, क्या स्पीड ऑफ विंड्स है, उन सभी के बारे में काम करना यहाँ पर इनका मुख्य उद्देश्य है। दूसरे फंक्शंस की बात करें तो जहाँ पर आईएमडी ट्रैक करता है और एक अर्ली वार्निंग प्रोवाइड करता है जितने भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमें इंडियन मानसून में देखने के लिए मिलते हैं, स्पेशली वो सारे के सारे साइक्लोन्स जो कि भारत के कोस्टल रीजन्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। मानसून फोरकास्ट करना, साथ ही सेस्मोलॉजिकल एक्टिविटीज़ लाइक मॉनिटर करना कि किस तरीके से सेस्मिक वेव जनरेट हो रही हैं, क्या अर्ली वार्निंग इनके लिए पहुंचाना ज़रूरी है, भूकंप आने की क्या संभावना है, इन सारी चीज़ों को भी नोटिस करने का काम करता है हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। क्लाइमेट रिसर्च इसका एक मुख्य उद्देश्य हो जाता है, डिफरेंट क्लाइमेट फिनोमेना, वेदर पैटर्न, इन सभी चीज़ों को समझ के ये यहाँ पर डेटा प्रोवाइड करते हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था आईएमडी ने रिलीज़ करा है सब डिविजनल लेवल मॉनसून ट्रेंड तहसील। समझिए, मॉनसून रेनफॉल का यहाँ पर एक एनालिसिस किया गया 1982 से लेके 2022 तक, और इसमें कुछ चेंजेस देखने मिले। जो मॉनसून रेनफॉल है ये यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है 55% इंडियन तहसील्स में, वहीं 11% का रेनफॉल यहाँ पर हमें कम देखने के लिए मिला है। इन तहसील्स इफ वी टॉक तो विद रिडक्शन इन रेनफॉल 68% डिक्लाइन देखने मिला है 4 मॉनसून मंथ में, और 87% का डिक्लाइन देखने मिला है स्पेशली इन द जून एंड जुलाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है खरीफ की क्रॉप के लिए। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम यहाँ पर बात करें तो 30% इंडियन डिस्ट्रिक्ट आज की डेट में डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल से सफ़र कर रहे हैं, वहीं 38% की बात करें तो यहाँ पर एक्सेसिव ऑफ रेनफॉल देखने के लिए मिल रहा है। हिस्टोरिकली ड्राई रीजन जैसे राजस्थान, गुजरात, सेंट्रल महाराष्ट्र और पार्ट ऑफ तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो नाउ दे वर गेटिंग वेट। नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात करें तो इसका प्रपोर्शन इंडिया में यहाँ पर बढ़ चुका है 2012 से लेके 20 में, और पूरी रिसर्च और एनालिसिस के साथ एक सबसे बड़ी चीज़ सामने आई है कि साउथ वेस्ट मानसून जो कि भारत में 76% एनुअल रेनफॉल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर ये सूखा होता जा रहा है। मतलब जो विंड्स हैं उनमें यहाँ पर आपको वेटनेस कम देखने के लिए मिलेगी, और इसके लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है ग्लोबल वार्मिंग, जिसके लिए बहुत ही तेज़ी से काम करना आवश्यक है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं थिंक टैंक ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डिपार्टमेंट, एक जो कि पुलिस का थिंक टैंक हो जाता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। इन्होंने यहाँ पर वार्निंग इशू करी है व्हाट्सएप यूज़र्स के लिए रिगार्डिंग डिफरेंट स्कैम्स जो कि यहाँ पर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पे हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। साथ ही यूज़र से बोला है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इस तरीके के मैसेजेस को देखकर। ये सारी चीज़ें जो पुलिस का हमारा थिंक टैंक है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन्होंने यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें लोगों को बताई है। किस तरीके के स्कैम्स हो रहे हैं, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट बॉडीज़ के नाम पर यहाँ पर लोगों के पास मैसेज पहुँच रहे हैं, अलग अलग लिंक्स पहुंच जाती हैं, और ऐसे में 400 मिलियन से भी ज़्यादा यूज़र जो कि आज की डेट में इंडिया के व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके साथ यहाँ पर फ्रॉड हो सकते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर BPRD ने डेटा रिलीज़ किया है। चलिए बात करते हैं BPRND के बारे में। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 28 अगस्त 1970 को, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव हैं जिसमें सबसे मुख्य उद्देश्य है कि पुलिस फोर्स को हमारा मॉडर्नाइज बनाना, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर पुलिस के साथ जुड़ सकें और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारा जो पुलिस वर्ग है, पुलिस प्रशासन है, वो भी यहाँ पर काम कर सके। ये मूव जो था ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। बहुत सारे नए चैलेंजेस हमारी पुलिस फोर्स फेस कर रही थी, टेक्निकल चैलेंजेस, साइबर क्राइम से रिलेटेड चैलेंजेस। ऐसे में पुलिस में आवश्यकता समझी गई कि एक पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इस्टेब्लिश किया जाएगा। प्राइमरी ऑब्जेक्ट यहाँ पर था मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स के लिए काम करना, जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं उनको तकनीकी सहायता प्रोवाइड करना, उसको बढ़ाना, साथ ही जो बेटर पुलिसिंग क्या हो सकती हैं, प्रैक्टिसेस कैसी हो सकती हैं, उनके लिए एक डेवलपमेंट करना, कंट्रीब्यूशन करना यहाँ पर मुख्य उद्देश्य था। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 4 की डिवीजन्स हमें देखने मिलती हैं। एक डिवीजन होती है जो कि यहाँ पर केवल और केवल रिसर्च करती है, अलग अलग
सेक्टर्स में पुलिसिंग, क्राइम, लॉ इन्फोर्समेंट, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को कंडक्ट करने के लिए एक डिवीज़न देखने के लिए मिलता है। दूसरा डिवीज़न है डेवलपमेंटल डिवीज़न, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि ये सॉल्यूशन बेस्ड इनोवेटिव आइडियाज़ देता है, टेक्नोलॉजीज़ क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजीज़ क्या होनी चाहिए, अलग अलग चैलेंजेस को फेस करने के लिए इसके बारे में काम करेगा। थर्ड सेक्टर है ट्रेनिंग डिवीज़न, जिसको जो डिज़ाइन करता है, इम्प्लीमेंट करता है ट्रेनिंग प्रोग्राम पुलिस पर्सनल्स के लिए, ताकि जो उनकी स्किल्स हैं, जो उनका नॉलेज है, जो कैपेबिलिटीज़ हैं, इसको इन्हेंस किया जा सके। और फोर्थ विंग इसकी है कोरिलेशन एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न, जिसका मुख्य काम हो जाता है कोरिलेशन फैसिलिटीज़ क्रिएट करना इन दी एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस। चलिए अगले आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। एयरबस एंड CSIR IIP टू कोलैबोरेट ऑन द प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। एयरबस जो कि एक लीडिंग एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर है, और CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, जिसे हम CSIR IIP के नाम से जानते हैं, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि जॉइंटली डेवलप किया जा सके इंडिजीनियस सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल टेक्नोलॉजीज़ भारत में। ये जो कोलैबोरेशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये इंडियन एरोस्पेस इंडस्ट्री का जो एफर्ट है, जहाँ पर हम हमारी पूरी कोशिश है कि डीकार्बोनाइज कर दें हम, साथ ही साथ हम एक सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की तलाश कर सकें, उसको कंप्लीट करने के लिए काम करेगा। यहाँ पर जो मुख्य फोकस है वो होने वाला है ऑन यूटिलाइजिंग अ न्यू हाइड्रो प्रोसेस ईस्टर एंड फैटी एसिड टेक्नोलॉजी, जो कि एक लोकली सोर्स्ड फीड स्टॉक के थ्रू तैयार की जाएगी। अब देखिए होने क्या वाला है, थोड़ी सी चीज़ों को समझ लेते हैं और डिटेल में। देखिए यूज्ड कुकिंग ऑयल जो भी हमारे हाउस होल्ड में होता है, या जो भी फॉरेस्ट्री वेस्ट होता है, कुछ इस तरीके से समझ लीजिए। पहले स्टेप में होने क्या वाला है, जो भी हमारा यूज्ड कुकिंग ऑयल है, या जो हमारा हाउस होल्ड वेस्ट है, जो फॉरेस्ट्री वेस्ट है, इन सभी फीड स्टॉक को कलेक्ट किया जाएगा। दूसरे स्टेप में होने क्या वाला है, ये जो फीड स्टॉक है इसको कन्वर्ट किया जाएगा एक सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में। थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ट्रेडिशनल जेट फ्यूल है उसको ब्लेंड किया जाएगा सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल से, ताकि इसकी सूटेबिलिटी को यहाँ पर चेक किया जा सके। और फोर्थ स्टेज में अगर हम बात करें तो ये जो फ्यूल है इसको डिलीवर किया जाएगा एयरपोर्ट्स को इनटू द विंग्स, ताकि इसका इस्तेमाल किया जा सके। इम्पॉर्टेंट क्यों है, देखिए सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की बात यहाँ पर की जा रही है कि एक लाइफस्टाइल जो कार्बन एमिशन है उसको 80% तक कम कर सकता है, और इसी की वजह से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक की कॉन्सेप्ट शामिल के रूप में यहाँ पर इंडिया को देखने के लिए मिलेगा जब बात की जा रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। अब देखिए इसी तरीके से ये जो हमने कॉन्सेप्ट समझा था HEFA, विच इज़ दी हाइड्रो प्रोसेस्ड ईस्टर एंड फैटी एसिड, ये कॉन्सेप्ट है जिसे हम पाथवे ऑफ प्रोड्यूसिंग बायोजेट फ्यूल के नाम से भी जानते हैं। ये पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है इसको अप्रूव किया गया था अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटीरियल्स इन 2011, और यहाँ पर जो 50% तक का कन्वेंशनल जेट फ्यूल है इसमें ब्लेंडिंग की जा सकती है। हालांकि इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, बट वी हैव टू सी कि इसका आउटकम, इसका रिजल्ट हमें यहाँ पर किस तरीके से देखने के लिए मिलता है। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। देखिए द न्यूयॉर्क टाइम्स, इन्होंने यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट लॉ सूट फाइल किया है अगेंस्ट दी ओपन AI एंड माइक्रोसॉफ्ट, और बात की जा रही है कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट देखने के लिए मिल रहा है। ये जो लॉ सूट है ये क्लेम कर रहा है कंपनीज दैट द कंपनीज यूज्ड NYT's कंटेंट टू ट्रेन large language modules LLMs and generative AI system without their permission। आउटकम इस लॉ सूट का यहाँ पर एक बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन क्रिएट कर सकता है व्हेन इट कम्स टू कॉपीराइट, और यहाँ पर जो ट्रेनिंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की उसको लेकर हमें बहुत बड़ा विवाद देखने के लिए मिल सकता है। देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स कंटेंटेड दैट OpenAI एंड माइक्रोसॉफ्ट यूटिलाइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज टू डेवलप AI प्रोडक्ट्स बट गिव स्पेशल एम्फेसिस टू NYT कंटेंट। इस अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो NYT ने अलाउ किया था द कंपनीज टू बेनिफिट फ्रॉम द न्यूज़पेपर सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन जनरल विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन और compensation. This lawsuit basically suggests that the unauthorized use of NYT content may reduce the perceived need for readers to visit the Times website. Okay, so ये यहाँ पर कुछ इशू हमें देखने के लिए मिला है।
सो NYT फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, दे प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट फ्रॉम चैट जीपीटी एंड बिंग चैट, जो कि जैसे हम कैपिलॉइड के नाम से भी जानते हैं, दैट वर नियरली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ NYT आर्टिकल विदाउट प्रॉपर एट्रीब्यूशन। ये जो एग्जाम्पल है ये एक तरीके का एविडेंस है कि यहाँ पर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हमें देखने के लिए मिला है। जो कंप्लेंट इन्होंने मेंशन करी है कि डिस्पाइट रीचिंग आउट टू ओपन AI एंड माइक्रोसॉफ्ट, कि भाई देखिए एम्पिकेबल रिजोल्यूशन यहाँ पर लिया गया है, यहाँ पर इन्होंने इसको चुराया हुआ है, ऐसा कोई भी लीगल एक्शन लेने के लिए ये तैयार नहीं है। ऑपोजिटली अगर हम बात करें तो ओपन AI ने डिफेंस दिया है, इन्होंने आर्ग्यू किया है कि दैट यूजिंग कॉपीराइट कंटेंट टू ट्रेन जनरेटिव AI मॉडल सर्व्स एज द ट्रांसफॉर्मेटिव पर्पस एंड फॉल्स अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर यूज। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कोई भी गलती नहीं की है। सो थोड़ी सी चीज़ें हैं, न्यूज़ से रिलेटेड हैं, आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बात करते हैं आज के लास्ट आर्टिकल को लेकर। बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल हो जाता है हमारे लिए, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित ये आर्टिकल है। बात की जा रही है चाइना किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान रेलवेज के बारे में, जिसे हम CKUR प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। चाइना का एक बहुत ही एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जो कि पूरी की पूरी जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को चेंज करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम रख सकता है, पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिक्लाइनिंग रशिया इन्फ्लुएंस। ऐसे में चाइना अपने CKU प्रोजेक्ट पर बहुत तेजी से काम करने वाला है। चलिए समझ लेते हैं कि हम रूट क्या होने वाले हैं इसके, कि ट्रांजिशन रूट हमें किस तरीके से देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर दो आउटलेट कनेक्ट करने वाले हैं जिनजियांग को साउथ और सेंट्रल एशिया से। एक रूट यहाँ पर निकलेगा खुंजराब पास से, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड खुंजराब पास से लेकर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तक। दूसरा रूट यहाँ पर निकलेगा इर्किस्तम से किर्गिस्तान तक। एक नैरो क्लिफ साइड रोड ट्रांसवर्स यहाँ पर बनाया गया है पामीर माउंटेन के आसपास तजाकिस्तान में, और यहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हमें देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए रशिया का इन्फ्लुएंस आप देख रहे हैं यूक्रेन वॉर के बाद धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ऐसे में यूरेशियन प्रेजेंट कहीं ना कहीं, अगर हम बात करें रशिया की एब्सेंस, यहाँ पर चाइना के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह है, जहाँ पर वो अपना जो बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था CKUR, उसको यहाँ पर फुल फ्लेज एक बहुत ही तेज़ी के साथ चालू कर सकता है। चलिए CKUR प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो इसको इनिशिएट किया गया था BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव की जो 10वीं सालगिरह थी जिनजियांग में 2023 में, उसके अंतर्गत इसको चालू किया गया था। यहाँ पर उज्बेकिस्तान ने एक शिफ्ट लिया था फ्रॉम आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी टू फैसिलिटेट द प्रोजेक्ट। एक 454 किलोमीटर लंबा CKUR प्रोजेक्ट यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, जो कि काशगर से औश और अंदीजान को कनेक्ट करेगा, जो कि यूरोपियन रेलवे नेटवर्क को कनेक्ट करेगा थ्रू तुर्कमेनिस्तान, ईरान एंड टर्की। इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, देखिए CKU का यहाँ पर एक जो लिंक क्रिएट हो रहा है वो जिनजियांग और फरगना वैली से कनेक्शन क्रिएट करेगा। जिनजियांग जो कि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह हो जाती है, जो बॉर्डर करती है इंडिया के साथ, वहीं साथ में ये यूरेशिया के लिए एक हार्ट की तरह काम करती है और एक स्ट्रैटेजिक इंटरसेक्शन रूट बना देती है सेंट्रल एशिया, ट्रांस कैस्पियन, साउथ एशिया और वेस्ट एशिया के मध्य में। ये जो कंप्लीट CKUR प्रोजेक्ट है ये इन्हांस करेगा चाइना के इन्फ्लुएंस को सेंट्रल एशिया और साउथ कोकेशस रीजन के अंदर। साथ ही ये जो यूरोप बाउंड फ्लाइट्स हैं उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करा सकता है, जो कि रशिया से ना होते हुए अब यहाँ से जाएगा, जो कि अपने आप में एक शॉर्ट रूट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करेगा। हालांकि जो रियलाइजेशन है चाइना किर्गिस्तान रेलवे प्रोजेक्ट का, इसके सिग्निफिकेंट हर्डल्स भी हैं, लेकिन देखना होगा कि किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ को ये यहाँ पर ग्रैब कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ और रिस्क क्या है, देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए। एक एनविजन्ड है, एक पाइवटल रोल प्ले करेगा सेंट्रल एशियन जियोपॉलिटिक्स के अंतर्गत, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो फरगना है जो कि क्रूशल पॉइंट है CKUR के लिए, ये जाना जाता है रेडिकल सलाफी जिहादी टेरर ग्रुप के क्षेत्र का पार्ट। ऐसे में ये जो कॉरिडोर है जो यहाँ पर क्रिएट होने वाला है, उसके लिए पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना अपने आप में CKU प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। चलिए
कुछ छोटे-छोटे से यहाँ पर एरियाज़ के नाम हमें देखने मिले थे, ज्योग्राफिकल लोकेशंस के नाम, उनको समझ लेते हैं। पहला नाम बार-बार रिपीट हो रहा था विच इज़ द फरगना वैली। लोकेशन की बात करें तो एक बहुत ही बड़ा फर्टाइल लैंड है जो कि हमें सेंट्रल एशिया में देखने के लिए मिलता है, स्पेशली ईस्टर्न उज़्बेकिस्तान के पास, जिसका पार्ट यहाँ पर तज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान में भी फैला हुआ है। इसकी ज्योग्राफी की बात करें तो ये माउंटेन रेंज से चारों तरफ से घिरा हुआ है, जिसमें तिनशियान नॉर्थ में देखने मिल जाता है, पामीर अलाई इसके साउथ में देखने मिल जाता है, फरगना रेंज इसके वेस्ट में देखने के लिए मिल जाती है। फरगना को जाना जाता है अपने रिच एग्रीकल्चर लैंड के कारण, क्योंकि ये एंशियंट टाइम से भी अगर हम बात करें तो ट्रेड और कल्चर का बहुत बड़ा रोल इसने प्ले किया है, और अपने रिच फर्टाइल लैंड के कारण यहाँ पर बहुत अत्यधिक मात्रा में खेती किसानी भी होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इट्स दी कुंजेराब पास। कुंजेराब पास की बात करें तो एक माउंटेन पास है जो कि पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर सिचुएटेड है, काराकोरम रेंज में। इसकी अगर हम बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पेव्ड इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि दुनिया में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। लगभग 4693 मीटर की ऊंचाई पर यह बना हुआ है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काराकोरम हाईवे का पास है जो कि पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट करने के लिए काम करता है। चाहे टूरिज्म की बात करें या फिर एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, माउंटेन और लैंडस्केप को कॉन्टेक्स्ट में ध्यान में रखते हुए, तभी भी खुंजेराब पास बहुत ही महत्वपूर्ण है। थर्ड इज दी इर्किश्तम पास। इर्किश्तम पास की बात करें तो ये एक माउंटेन पास है जो कि बॉर्डर बनाता है बिटवीन किर्गिस्तान एंड चाइना, और ये तिनशियान जो माउंटेन रेंज है उसके आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा। इम्पॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है की ट्रांजिट पॉइंट क्रिएट करता है ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन में बिटवीन किर्गिस्तान एंड चाइना, और ये इर्किश्तम की बॉर्डर से लगता हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि रेल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देता है किर्गिस्तान और चाइना के मध्य में। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो हियर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, just click the photograph, just write the answer, click the photograph and upload it on our website, जिसका लिंक, डायरेक्ट लिंक आपको हमारे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.